हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो एसी फ्रिज टेक्नीशियनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जितनी भी सामान रखे गए हैं, जितने भी कंपोनेंट रखे गए हैं, उनका बारीकी से कैसे यूज़ किया जाता है, यानी कि उसका क्या यूज है, उसके बारीकी को कैसे समझा जा सकता है और उसमें छोटी छोटी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके कारण कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक कैपिलरी ट्यूब है। अभी तक ये साइज क्लियर नहीं हो पाया है कि कैपिलरी ट्यूब की जो मोटाई होती है वो एमएम में होती है, इंच में होती है या फिर किस में होती है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक एक कंपोनेंट को लेकर चलते हैं और उसके बारे में आपको बारीकी से नॉलेज देते चलते हैं, ताकि आप जब भी फील्ड में जाएं तो उस बारीकी पर ध्यान दें। और उस बारीकी पर जब आप ध्यान देंगे तो आपका कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा, कोई भी काम खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका नाम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा सिलेंडर वाल्व, जिसको हम केन वाल्व भी बोलते हैं। एक हमारा होता है सिलेंडर वाल्व, जो बड़े वाले सिलेंडर में लगता है, जो गैस भरी जाती है ना, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये वाला वाल्व है, ये केन वाल्व है, यानी कि छोटा वाला जो केन आता है ना, आधा लीटर का या फिर 1 लीटर का जो केन आता है ना, उसमें ये लगता है। तो यहाँ पर हम पिक्चर लगा के आपको दिखा देंगे कि ये किस में लगता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये केन वाल्व है, इस केन वाल्व के बारे में एक विशेषता बताएं तो केन वाल्व का मतलब ये होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, जो हमारे एसी फ्रिज में गैस डाली जाती है, उसके ऊपर ये लगता है। और उसके ऊपर लगने के बाद इसका काम क्या होता है, एक तरह से ही समझ लीजिए कि उसका रेगुलेटर है। जब इसको हम ऑन करेंगे तो गैस यहाँ से निकलेगी और जब हम इसको ऑफ करेंगे तो गैस यहाँ से निकलना बंद होगी। तो कुल मिला के गैस को निकालने और बंद करने का एक प्रकार का ये रेगुलेटर है, जिसको केन वाल्व बोलते हैं। अगर ये वाल्व केन पे लगता है तो इसको केन वाल्व बोलेंगे, अगर जो वाल्व सिलेंडर पे लगता है तो उसको सिलेंडर वाल्व बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसकी बारीकी को समझते हैं। ये जो हमारा केन वाल्व होता है, ये दो टाइप का मिलता है। एक हमारा होता है किल वाला, यानी कि जिसमें कीली निकली होती है, और एक हमारा होता है पिन वाला, जिसमें पिन निकला होता है। हम दोनों का पिक्चर आपको लगा के दिखा देंगे कि कौन सा पिन वाला होता है और कौन सा किल वाला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सिलेंडर वाल्व है, ये पिन वाला सिलेंडर वाल्व है। हम आपको एक बार इसको थोड़ा सा टाइट करके दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, हम इसको टाइट कर रहे हैं तो इसके अंदर से एक नोब निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर से एक पिन निकल के आ रही है, जो क्या करेगी, जो हमारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर होगा, जैसे R134 हुआ, R600 हुआ या फिर R22 का केन हुआ, उसके अंदर जो पिन लगी होगी, उस पिन को ये वाली पिन दबाएगी। जब ये वाली पिन उसके पिन को दबाएगी तो रेफ्रिजरेंट निकल के बाहर आएगा, जो इसके माध्यम से चार्जिंग पाइप के द्वारा चार्ज किया जाएगा। तो ये वाल्व पिन वाले रेफ्रिजरेंट केन में लगेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर इस केन के बारे में समझ में आया होगा। हम एक पिक्चर और आपको लगा के दिखा देंगे कि किल वाला कौन सा सिलेंडर वाल्व होता है और पिन वाला कौन सा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो पिन वाला हमने दिखा ही दिया, बाकी जो हमारा किल वाला सिलेंडर वाल्व होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बता दें कि जो हमारा पिन वाला केन वाल्व होता है, उस पिन वाले केन वाल्व में जब हम इसको सिलेंडर में लगाते हैं, रेफ्रिजरेंट में लगाते हैं, तो जब हम इसको टाइट करेंगे तब रेफ्रिजरेंट निकलेगा, और जब इसको ढीला करेंगे तो रेफ्रिजरेंट निकलना बंद हो जाएगा। जबकि किल वाले में ऐसी व्यवस्था नहीं है। किल वाले में क्या है, जब इसको हम ढीला करेंगे तब रेफ्रिजरेंट निकलेगा और जब इसको टाइट करेंगे तब रेफ्रिजरेंट बंद हो जाएगा। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब यहाँ पर एक बारीकी और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर में एक वाल्व लगा हुआ है। हम इस वाल्व को थोड़ा सा निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए, अंदर में एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व का काम क्या होता है और अगर ये वाल्व न रहे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप इस केन वाल्व को केन में लगाने जाएं तो इस वाल्व को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये वाल्व इसमें नहीं लगा होगा तो जब आप केन वाल्व केन में लगा देंगे और उसके बाद गैस को ऑन करेंगे तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से लीक करेगा। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से लीक ना करे, इसके लिए ये वाल्व बेहद ज़रूरी है। अगर आप टेफ्लॉन टेप भी लगाते हैं तब भी आपका लीकेज नहीं रुकेगा अगर ये वाल्व नहीं है तो इस वाल्व को यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो जब भी आप इस केन वाल्व को केन में लगाने जाएं और गैस को चार्ज करने जाएं तो यहाँ पर इस वाल्व का ध्यान आपको ज़रूर देना है। इस वाल्व का रहना बेहद ज़रूरी है। ये वाल्व क्या करता है, केन के सतह को ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जकड़ लेता है, जिससे रेफ्रिजरेंट लीकेज होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो ये जो वाल्व है ये लगा रहना जरूरी है। तो जब भी आप इस वाल्व को कहीं पर लगाने जाएं तो ये जो अंदर काला सा वाल्व लगा हुआ है, इसको जरूर देख लें कि ये इसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है।
अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको लगा लें, और अगर लगा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रेफ्रिजरेंट आपका लीक नहीं करेगा। फिर भी आपको टेफ्लॉन टेप लगा लेना चाहिए, क्योंकि साइड से भी लीक कर सकता है, तो टेफ्लॉन टेप लगाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो वाल्व है ये लग जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर क्या लगता है, इस पॉइंट पर चार्जिंग पाइप लगती है, क्योंकि चार्जिंग पाइप के माध्यम से ही हमारे सिस्टमों में गैस डाली जाती है। तो यहाँ पर जब चार्जिंग पाइप लगेगी तो यहाँ तो चूड़ीदार स्थान होता है, यहाँ पे चूड़ी वाला भाग होता है, चूड़ी वाला पॉइंट होता है। तो जब भी यहाँ पर चूड़ीदार वाला पॉइंट टाइट करेंगे तो उसके पहले ये वाला टेफ्लॉन टेप जरूर प्रयोग करेंगे। टेफ्लॉन टेप को इसके ऊपर लपेट देना है, उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग पाइप लगाना है, नहीं तो रेफ्रिजरेंट लीक करने लगेगा। यहाँ पर देखिए, मैं आशा करता हूँ कि जो ये केन वाल्व है इसके बारे में आपको जानकारी समझ में आई होगी और इसके बारीकियों के बारे में आप जान पाए होंगे। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं, उसके बाद अगले कंपोनेंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर है कि NRV, इसका नाम होता है नॉन रिटर्न वाल्व। यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब ये है कि ये कोई भी चीज़ अगर अंदर चली जाए तो उसके बाद ये रिटर्न नहीं आने देता है, तो इसका नाम होता है नॉन रिटर्न वाल्व। ये आपके बाइक के पहिए में भी लगा रहता है नॉन रिटर्न वाल्व। इसका काम क्या होता है कि जब हम किसी भी फ्रिज में या फिर किसी भी AC में गैस चार्ज कर लेते हैं तो जो गैस उसके अंदर चली जाती है वो गैस फिर से लौट कर बाहर ना निकल जाए, इसके लिए यहाँ पर NRV लगाया जाता है। और NRV का लोकेशन क्या होता है, NRV के लोकेशन को हम बता दें तो यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं चार्जिंग लाइन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग लाइन। अब इस चार्जिंग लाइन में ही NRV वाल्व होता है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंदर में एक पिन सी दिख रही होगी, वही है हमारा NRV। तो इस NRV को खोला कैसे जाता है, यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट बना हुआ है इसको खोलने का। यानी कि ये कहें कि इस चार्जिंग लाइन में NRV को खोलने का ये रिंच है, तो इस रिंच के द्वारा इसको हम खोलेंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये खुल जाएगा। तो जब ये खुल जाता है तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार का, देखिए सेम उसी प्रकार का आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाल्व। तो ये जो वाल्व होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी भी फ्रिज में गैस चार्ज करेंगे तो चार्जिंग लाइन होगा, उसको हम जरूर जोड़ेंगे। और जब हम चार्जिंग लाइन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर NRV जरूर लगाएंगे, क्योंकि NRV अगर नहीं लगाते हैं तो जब आप वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम करने के टाइम, तो चलिए ठीक है मान लेते हैं वैक्यूम पंप को आपने वैक्यूम करने के बाद बंद कर दिया। जब आप वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे उसके बाद आप जब गैस चार्ज करेंगे सिस्टम में तो गैस भी चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर NRV वाल्व नहीं रहेगी तो गैस भी चार्ज हो जाएगी, लेकिन जब गैस चार्ज उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जब आप सिस्टम को खोलने जाएंगे, यानी कि जो आप चार्जिंग पाइप यहाँ लगाए होंगे उसको खोलेंगे, केन को खोलेंगे, सारी चीज़ों को जब आप खोलेंगे ना तो जो सिस्टम में गैस गई रहेगी वो सिस्टम की गैस बाहर निकल के आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, NRV नहीं लगाया। अगर आप वहाँ पे NRV नहीं लगाते हैं तो आपके साथ ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम का वैक्यूम करें उसी टाइम आप NRV जरूर लगा दें। तो NRV लगाने से ये फ़ायदा होता है कि NRV अगर लगा रहेगा तो वैक्यूम भी प्रॉपर हो जाएगा, और साथ ही साथ जब आप गैस चार्ज कर लेंगे तो गैस चार्ज करने के बाद पाइपों को आप आसानी से खोल सकते हैं। और जब आप पाइपों को खोल देंगे तो सिस्टम के अंदर जो गैस चली गई रहेगी वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो आई होप आपको इस NRV के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं NRV और इसको बोलते हैं चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन और NRV दोनों एक साथ मिलता है। जब भी आप किसी भी दुकान पे AC फ्रिज की शॉप पे इसको खरीदने जाएंगे तो ये आपको 20 से 25 रुपए में एक स्ट्रिक मिल जाएगी, 25 रुपए का इतना कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर चार्जिंग लाइन और NRV के बारे में समझ में आया होगा। अब यहाँ पर NRV के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि जब भी आप इस पर वेल्डिंग करिए, यानी कि जब भी आप इस पे वेल्डिंग गन चलाइए तो उस कंडीशन में आपको इस NRV वाल्व को निकाल लेना चाहिए। यानी कि ये अगर वाल्व आप नहीं निकालते हैं तो क्या नुकसान होगा, और अगर निकाल देते हैं तो फ़ायदा क्या होगा। अगर इस वाल्व को आप नहीं निकालते हैं और यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो जब आप वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर ये हीट होगा। जब ये पाइप हीट होगी तो उसका हीटिंग जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा।
जब उसकी हीटिंग यहाँ पर आएगी तो इसके अंदर जो हमारा NRV लगा होगा, इस NRV के अंदर आप देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पर प्लास्टिक का वाल्व लगा होता है। ये जो प्लास्टिक का वाल्व होगा ये इसी के अंदर चिपक जाएगा, और जब इसके अंदर चिपक जाएगा उसके बाद ये वाल्व तो ख़राब हो ही जाएगा, साथ ही साथ जब इसको खोलेंगे तो ये जल्दी खुलेगा भी नहीं। मतलब कुल मिला के आपकी भी ये पूरी स्ट्रिक यानी कि पूरी चार्जिंग लाइन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप इस NRV वाल्व के इर्द गिर्द में वेल्डिंग करिए या फिर फ्रिज में या फिर AC में कहीं भी वेल्डिंग करिए, अगर उसमें ये वाल्व लगा हुआ है तो इस वाल्व को ज़रूर निकाल दीजिए। इसके निकालने के बाद ही आप वेल्डिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको निकाल के वेल्डिंग करते हैं तो जब हम इसको निकाल के वेल्डिंग करेंगे तो आप कहीं पर भी वेल्डिंग करेंगे तो उसका जो हीट होगा, उसका जो हीटिंग का धुआं होगा, वो सारा चीज़ यहाँ से निकल जाएगा इसके माध्यम से, क्योंकि ये खाली रहेगा ना तो इसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा, तो इस NRV वाल्व के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये NRV वाल्व आपको निकाल के रखना है, यानी कि जब भी आप वेल्डिंग करें किसी भी सिस्टम में तो इस वाल्व को ज़रूर निकाल दें। तो आई होप आपको यहाँ पर भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि चार्जिंग लाइन क्या होता है, NRV वाल्व क्या होता है, और इसको कहाँ पे लगाया जाता है, और इसका यूज कैसे किया जाता है, और इसको वेल्डिंग करते समय क्यों निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको कब लगाया जाता है इस चीज़ पर एक बार और ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी भी सिस्टम का वैक्यूम करिए तो इस वाल्व को ज़रूर लगा दीजिए, और उसके बाद ही सिस्टम का वैक्यूम करिए। उसके बाद गैस चार्ज तुरंत करना होता है, यानी कि वैक्यूम करने के तुरंत बाद गैस चार्ज भी करना होता है। तो ये NRV वाल्व वैक्यूम करते समय ही लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको इसको टाइट कर देते हैं। देखिए टाइट इसी रेंज के द्वारा किया जाएगा, इस प्रकार से आप लगाएंगे ना, उसके बाद इसको टाइट कर देंगे तो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये इसके अंदर चूड़ी बनी रहती है जिस पे ये लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर ये वाल्व अगर हम इसको इस तरह से खींच के निकालना चाहेंगे तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक चीज़ और है, जब आप सिस्टम में गैस चार्ज कर लेते हैं NRV वाल्व भी लगा होता है, और जब आप चार्जिंग पाइप को यहाँ से खोलेंगे गैस चार्ज करने के बाद तो यहाँ से जो NRV वाल्व है यहाँ से थोड़ा बहुत लीकेज अगर हो रहा है तो आप उसको कैसे रोकेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा है, गैस रिटर्न वापस बाहर आ रही है, तो यहाँ पर इस रेंज के द्वारा पहले इसको टाइट कर दीजिए। अगर ये टाइट करने के बाद भी यहाँ से लीकेज हो रहा है तब आप क्या करेंगे, पूरी गैस तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि पूरी गैस आपकी बर्बाद हो जाएगी। उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ढक्कन होना चाहिए, ये वाला जो इसमें लगता है, और इसके अंदर एक आप अंदर देख रहे होंगे ये काला सा वाल्व दिख रहा है, ये काला सा वाल्व दिख रहा है ना, ये जो काला सा वाल्व है ये जरूर होना चाहिए। अगर ये काला सा वाल्व नहीं होता है तो क्या दिक्कत होगी, और अगर ये काला सा वाल्व होता है तो क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर बात को समझिएगा। अगर ये काला सा वाल्व है, यहाँ से कोई लीकेज हो रहा है, तो जब आप इसको इसके अंदर टाइट करेंगे तो वो जो वाल्व होगा वो बाहरी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस क्रॉस सेक्शन एरिया को जाके जकड़ लेगा, और जब इसको जाके जकड़ लेगा तो इसके अंदर से जो लीकेज हो रहा है वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाल्व लगा हुआ है ना। अगर वही वाल्व ना होता तो क्या होता, अगर ये वाल्व ना होता तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया जाके इस पे चिपकती नहीं, और जब ये एरिया इस पे जाके चिपकती नहीं तो यहाँ से लीकेज होता, और वो लीकेज यहाँ से बाहर निकलने लगता। तो जो भी आप सिस्टम में गैस चार्ज किए हैं 1 दिन में या 2 दिन में पूरी गैस लीकेज हो जाती। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर यहाँ से कोई लीकेज हो रहा है तो जब आप इसके ढक्कन को इसके अंदर कस रहे हैं तो आपके इस ढक्कन में वाल्व जरूर होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पर इस चार्जिंग लाइन और NRV और इस ढक्कन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसको साइड कर देते हैं। अब इसके बाद अगले कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कॉपर की पाइप है। ये कॉपर की पाइप हमने क्यों लिया है, क्योंकि आपको समझा सकें कि इस कॉपर की पाइप का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो कॉपर की पाइप है जिसकी साइज़ अगर बताएं तो 1/4 इंच है, यानी कि 1/4 इंच इसका जो आंतरिक व्यास है ये होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पाइप है, अगर इस पाइप को किसी सेम साइज़ की पाइप में जोड़ना हुआ, यानी कि अगर इस पाइप को इसमें जोड़ना हुआ तब आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगर इस पाइप को आप इसमें जोड़ेंगे तो वेल्डिंग तो यहाँ पर होने के लिए तो हो जाएगी, लेकिन वो वेल्डिंग ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, छोड़ देगी। तो अगर हम किसी एक पाइप के ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल करके और वेल्डिंग कर पाएँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 सेम साइज़ की कॉपर की पाइप आपस में जोड़नी हो तो एक पाइप का आंतरिक व्यास बढ़ा लेना चाहिए।
अब उस पाइप का आंतरिक व्यास बढ़ाने के लिए हमारे पास एक है स्वेंगी टूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्वेंगी टूल या स्वेजिंग टूल भी बोल सकते हैं। इस स्वेजिंग टूल में अलग अलग साइज दी रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठवीं है, यानी कि 6-in-1 स्वेजिंग टूल इसको बोला जा सकता है। इसमें अलग अलग साइज की पाइप के आंतरिक व्यास को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम एक पाइप का आंतरिक व्यास बढ़ा लें तो दूसरी पाइप इसके अंदर चली जाएगी। जब दूसरी पाइप इसके अंदर चली जाएगी तो आसानी से वेल्डिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी एक पाइप का आप आंतरिक व्यास बढ़ा लेंगे, जो भी आपको सुविधा हो, जिस पाइप का आंतरिक व्यास बढ़ाने में आपको सुविधा लग रही है उसी का आंतरिक व्यास हम बढ़ा लेंगे। आंतरिक व्यास बढ़ाना कैसे है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेना है और इसके लगाने के बाद आपको यहाँ से हथौड़ी के द्वारा चोट मारना है तो इसका आंतरिक व्यास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको काम करना है। हालांकि ये पाइप बहुत ही छोटी है तो आंतरिक व्यास बढ़ाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आपको बढ़ाना है। कुल मिला के आपको इसी के ऊपर चोट मारना है। जब आप इसी के ऊपर चोट मारेंगे तो अभी देखिए ये जो पाइप जा रही है पहले स्लॉट में जा रही है। जब ये दूसरे स्लॉट में चली जाएगी तो समझिए कि ये वाली पाइप इस पाइप में लग जाएगी, और जब इस पाइप में लग जाएगी तो बेहद आसान तरीके से हम वेल्डिंग वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंतरिक व्यास कुछ बढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप को जब इसमें लगाएंगे तो इसके अंदर ये थोड़ी सी चली जाएगी। जब इसके अंदर ये थोड़ी सी चली जाएगी तो अब यहाँ पर वेल्डिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पाइप के आंतरिक व्यास को बढ़ाते हैं। जब किसी भी पाइप के आंतरिक व्यास को बढ़ा लेते हैं ना तो उसमें एक जगह बन जाती है जिसमें ये जाके बैठ जाता है, और जब ये पाइप जाके बैठेगी तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वेल्डिंग हो पाएगी, और जब वेल्डिंग हो पाएगी तो प्रॉपर तरीके से हमारा जॉइंट बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर स्वेजिंग टूल के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्वेजिंग टूल का इस्तेमाल क्या होता है और इसको कैसे प्रयोग करना होता है। हाँ, यहाँ पर एक बारीकी हम और आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इस तरह से पाइप है, तो अगर आप इस तरह से हाथ में लेके इस प्रकार से नहीं मारते हैं तो आपको इस प्रकार से भी नहीं मारना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस पाइप को रख के नहीं मारना है, नहीं तो ये पाइप बेंड हो जाएगी, और जब ये पाइप बेंड हो जाएगी तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर इसका व्यास बढ़ाना। तो आई होप आपको यहाँ पर स्वेजिंग टूल के बारे में और इसके इस्तेमाल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो पाइप है ना, अगर मान लीजिए कि इस पाइप को काटना होगा तो हम कैसे काटेंगे। तो पाइप को काटने के लिए हमारे पास एक होता है ट्यूब कटर। देख सकते हैं ये है हमारा ट्यूब कटर। इस ट्यूब कटर के द्वारा केवल कॉपर की पाइप को ही काटना है। इस ट्यूब कटर के द्वारा लोहे की पाइप को नहीं काटना है, एल्युमिनियम की पाइप को नहीं काटना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस ट्यूब कटर के द्वारा पाइप को काट कर दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये पाइप है, इसी पाइप को अगर काटना है तो हम कैसे काटेंगे। कुल मिला के आपको क्या करना है, पाइप की गोलाई पहले देखना है। जो पाइप गोलाई में हो उसी को आप काटेंगे। जो पाइप इस तरह से पिचकी वगैरह हो तो उसको नहीं काटेंगे, क्योंकि ट्यूब कटर ख़राब हो जाएगा। तो इसके द्वारा गोल पाइप को ही काटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हम इसको लगा देंगे। ये हमारा होता है वी ब्लॉक, और बी ब्लॉक में जब हम इसको लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको टाइट करेंगे तो ये जो देखिए, जो हमारा ब्लेड है, कटर ब्लेड, ये आगे जा रहा है। जब ये हमारा कटर ब्लेड आगे जाएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे इतना आपको टाइट करना है ताकि आपको लगे कि यहाँ पर यह टाइट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको घुमा सकते हैं। तो ऐसे आपको घुमाना है। देखिए, अभी घूम नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। ये पाइप गोल नहीं है इस साइड में, इस वजह से काटने में दिक्कत होती है। तो जिस साइड में गोल होती है उस साइड में काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको घुमाना है और इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे और यहाँ पर टाइट करते रहेंगे। देख सकते हैं, घुमाते भी रहते हैं और टाइट भी करते रहते हैं तो ये पाइप आसानी से कट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाइप आसानी से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है पाइप को काटने में। तो ट्यूब कटर का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर कटिंग हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पर ट्यूब कटर के बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्यूब कटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर ट्यूब कटर के ब्लेड के बारे में बता दें तो अगर ये ब्लेड ख़राब हो जाता है तो ये ब्लेड चेंज हो जाता है, दूसरा ब्लेड मिल जाएगा आपको। तो इस ब्लेड को हम यहाँ से खोल करके चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्यूब कटर के बारे में समझ में आ गया होगा। ट्यूब कटर से लोहे को बिल्कुल ना काटें और इसके द्वारा केवल कॉपर की पाइप को ही काटें तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम ट्यूब कटर को आप साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब कटर हो गया हमारा। और ये जो NRB पिन के बारे में और चार्जिंग लाइन के बारे में हमने समझाया है तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद स्वेजिंग टूल के बारे में भी हमने समझा दिया। अब यहाँ पर आपको बता दें, ये देखिए, ये एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है एल्युमिनियम वेल्डिंग रॉड। ये जो हमारा रॉड है एल्युमिनियम वेल्डिंग रॉड है।
अब इस एल्युमिनियम वेल्डिंग रॉड को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझिए। जब हम इस एल्युमिनियम वेल्डिंग रॉड को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम की पाइप को आपस में जोड़ना होगा। अगर कॉपर और एल्युमिनियम की पाइप को आपस में जोड़ना है तो इस वेल्डिंग रॉड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस वेल्डिंग रॉड की कीमत होती है 70 से 80 रुपये, यानी कि एक रॉड आपको 70 से 80 रुपये मिलेगा। जबकि जो हमारा कॉपर की पाइप को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग रॉड आता है कॉपर ऑक्साइड का, वो जो हमारा रॉड होता है वो 20 से 25 रुपये का आपको मिल जाता है। तो ये रॉड महंगा होता है। इस रॉड का इस्तेमाल सब लोग नहीं करते हैं। इस रॉड का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कॉपर और एल्युमिनियम की पाइप को आपस में जोड़ना हो। तो ऐसी ज़रूरत हमको पड़ सकती है। ऐसी ज़रूरत ज़्यादातर फ्रिज के एवापोरेटर के आसपास में जो पाइपें होती हैं उनको जोड़ने में होती है, जैसे कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो कॉपर का होता है और जो एवापोरेटर होता है वो एल्युमिनियम का होता है। तो वहाँ पर जोड़ने में इसकी मदद चाहिए, यानी कि ये वाला रॉड आपके पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर पाइपों को जोड़ सकते हैं। और हाँ, इसके बारे में हम सावधानी बता दें तो जब भी आप इसके द्वारा किसी भी कॉपर और एल्युमिनियम की पाइप को जोड़ें तो वहाँ पर फ्लेम को तेज़ ना करें, यानी कि जो हमारा वेल्डिंग गन का फ्लेम है उसको तेज़ ना करें, उसको बिल्कुल मीडियम करके आपको पाइपों को जोड़ना होगा, तभी आपका जोड़ जो होगा वो सक्सेस हो पाएगा। तो आई होप आप इस रॉड के बारे में समझ में आया होगा। ये रॉड एल्युमिनियम का होता है, इसका इस्तेमाल कॉपर और एल्युमिनियम की पाइप को जोड़ने में किया जाता है। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेफ्लॉन टेप की। ये जो हमारा टेफ्लॉन टेप होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जब भी आप एसी फ्रिज के सिस्टमों में गैस चार्ज करते हैं या वैक्यूम करते हैं या फिर प्रेशर चढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ भी जोड़ होगा, जोड़ मतलब कि जैसे मान के चलिए कि जहाँ पर फ्लेयर नट का जोड़ हो, जहाँ पर यूनियन का जोड़ हो या फिर जहाँ पर चार्जिंग पाइप का जोड़ हो, उन जगहों पर हम टेफ्लॉन टेप ज़रूर लगाएं। इसके लगाने से क्या होगा, इसके लगाने से ये होगा कि अगर लीकेज की संभावना कोई बनती है तो वो लीकेज की संभावना नहीं रहेगी। जैसे हम एक बार आपको यूज करके दिखा दें तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये चूड़ीदार स्थान है, यहाँ पे चार्जिंग पाइप अगर कोई जोड़ी जाए तो यहाँ पर पहले टेफ्लॉन टेप को यहाँ पर ऐसे लगा लें। जब हम टेफ्लॉन टेप को यहाँ पर लगा लेंगे तो अब चार्जिंग पाइप को जोड़ेंगे तो अगर चार्जिंग पाइप से कोई लीकेज की संभावना भी रहेगी तो वो लीकेज ये बंद कर देगा, यानी कि टेफ्लॉन टेप वो लीकेज को समाप्त कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ पर टेफ्लॉन टेप के बारे में समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको टेफ्लॉन टेप लगा लेना है। तो जब भी आप टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल कहीं पर जोड़ों पे करते हैं तो वहाँ से लीकेज की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये टेफ्लॉन टेप इतना कारीगर है। टेफ्लॉन टेप को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, इससे जो आपका एसी या फ्रिज का परफॉर्मेंस होता है, इससे जो आपका काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल नया हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो टेफ्लॉन टेप के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। टेफ्लॉन टेप के बाद बात आती है यहाँ पर जो हमारा ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब को देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसकी साइज़ किस में होती है, कौन सी कैपिलरी ट्यूब कहाँ पे यूज़ की जाती है, कितने नंबर की कैपिलरी ट्यूब होती है, दुकान पे जाके आप क्या मांगेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही डाउटफुल होती हैं। तो यहाँ पर हम कैपिलरी ट्यूब के बारे में सबसे पहले बताएं तो कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो अगर दुकान पे आप जाएंगे तो नंबर के हिसाब से मिलेगी, और जब आप उसको जानना चाहेंगे कि अगर वो नंबर है तो वो नंबर किस चीज़ का है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आज की वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना, कैपिलरी ट्यूब की जो लंबाई होती है, अगर हम फ्रिज में उसका यूज कर रहे हैं तो कैपिलरी ट्यूब की जो लंबाई होती है वो लगभग 12 फीट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ भी लिखा हुआ है 12 FT, मतलब कि 12 फीट, यानी कि 8 से 12 फीट के बीच में आप कैपिलरी ट्यूब यूज कर सकते हैं किसी भी सिंगल डोर या डबल डोर की फ्रिज में। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसकी जो मोटाई होती है, साइज जो होती है, ये जो साइज लिखा गया है ना, यहाँ पर लिखा गया है 0.036। अब यहाँ पर 2 डॉटेड ऊपर बनाया गया है। इसका मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग mm बोलते हैं, कुछ लोग इंच बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट साइज है, ये साइज होती है इंच में, यानी कि ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल इंच दर्शाता है। तो इसका जो आंतरिक व्यास होता है, आंतरिक व्यास का मतलब हम ये समझा देंगे, इसके अंदर जो होल होता है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो भी होल होता है, उस होल का जो व्यास होता है वो होता है 0.036 इंच। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि वो हम 36 नंबर क्यों बोलते हैं।
40 नंबर क्यों बोलते हैं, 45 नंबर क्यों बोलते हैं। तो जो 36 नंबर बोलते हैं वो लोग दुकानदार लोग जानते हैं कि हाँ 36 नंबर की कैपिलरी चाहिए, उनको इंच नहीं पता होता है। तो हम आपको बता दें एज ए एसी फ्रिज टेक्नीशियन, तो यहाँ पर जो इसकी साइज़ होती है, जो इसकी मोटाई होती है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है 0.036 इंच। अब कैपिलरी ट्यूब कहाँ पर कौन सी इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, हालांकि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल आप फ्रिज में जब भी करेंगे तो 31 नंबर या 36 नंबर करेंगे, यानी कि 0.031 इंच या फिर 0.036 इंच की कैपिलरी ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे और लंबाई आपकी उतनी ही रहेगी 8 से 12 फीट। अगर आप कैपिलरी ट्यूब को डीप फ्रीजर वाटर कूलर में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर उसकी साइज़ चेंज हो जाएगी और साइज़ भी चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। अगर आप एसी में यूज करेंगे तो उसमें और भी मोटी कैपिलरी ट्यूब लगती है, जैसे 55 नंबर या फिर 60 नंबर या फिर 65 नंबर, इस तरह से कैपिलरी ट्यूब लगती है। तो आप वहाँ पर यूज करेंगे तो मोटी कैपिलरी ट्यूब यूज करेंगे। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन सी कैपिलरी ट्यूब, कितने मोटाई की कैपिलरी ट्यूब किस मशीन में लगाई जा सकती है। तो आई होप आपको यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कह लें या फिर लंबाई कह लें, तो इन सब के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिलरी ट्यूब की जो साइज़ होती है, मोटाई होती है, वो आखिर किस में होती है, इंच में होती है या एमएम होती है। एक बार और आपको बता दें तो इसकी जो साइज़ होती है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो इसके अंदर का होल बना होता है, जो इसका आंतरिक व्यास होता है, वो 0.036 इंच होता है। किसी किसी कैपिलरी ट्यूब का 0.031 इंच होता है, किसी किसी कैपिलरी ट्यूब का 0.040 इंच होता है, किसी किसी कैपिलरी ट्यूब का 0.045 होता है और किसी किसी कैपिलरी ट्यूब का 0.050 इंच होता है और किसी किसी कैपिलरी ट्यूब का 0.054 इंच होता है। तो इस प्रकार से उसकी साइज होती है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को इंच में दर्शाया जाता है। हालांकि अगर आप दुकान पे जाएंगे तो फ्रिज के लिए अगर कैपिलरी ट्यूब आप मांगेंगे तो वो दुकानदार नंबर के हिसाब से बोलेगा 36 नंबर चाहिए कि 31 नंबर चाहिए। तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि हाँ उनको नंबर ही पता है, तो नंबर ही आपको बता देना चाहिए कि हमको 36 नंबर चाहिए, 31 नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए, 45 नंबर चाहिए, जो भी चाहिए आप वहाँ पर नंबर के हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से हम किस टूल्स का यूज करेंगे, उसकी बारीकियाँ क्या होती हैं, उसका विस्तार क्या होता है, उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे या फिर उसको यूज कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आई होप आपको यहाँ पर वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।